हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आरआरबी एनटीपीसी 2024 के लिए जो लाइफ एंड लाइफ साइंस का जनरल अवेयरनेस का जो पोर्शन है, जिसका पहला लेक्चर कंडक्ट किया जा चुका है, जिसमें हमने सेल क्या होता है, सेल के कुछ ऑर्गन, सेल वॉल और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया तक हमने फिनिश कर लिया था। ये लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं आज लाइसोसोम के बारे में, राइबोसोम के बारे में, न्यूक्लियस, डीएनए और आरएनए। तो आज का जो क्लास रहेगा वो इन्हीं सारे टॉपिक पर बेस्ड रहेगा। क्लियर है? तो सबसे पहले तो साइटोलॉजी का जो बेसिक टॉपिक मैंने आपको समझाया है, तो आप जाके पहले लेक्चर 1 को वॉच कीजिएगा, तब जाके इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करना है आप लोगों को। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं आज लाइसोसोम के बारे में। व्हाट इज लाइसोसोम? लाइसोसोम क्या होता है? और लाइसोसोम के बारे में जो भी फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल पॉइंट होंगे वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले लाइसोसोम की डिस्कवरी किसने की, खोज किसने की? तो डी डोबे नामक जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने लाइसोसोम को खोजा था इन 1955 1955 में। टर्म जो कि लाइसोसोम टर्म है, यह भी डी डोबे ने ही दिया है। याद रखिए रखना है कि जो लाइसोसोम है ये ऑलवेज प्रेजेंट इन एनिमल सेल, यानी ये जंतु कोशिका में सदैव पाया जाएगा लाइसोसोम। लेकिन जो एक मेच्योर आरबीसी होती है, परिपक्व आरबीसी होती है, उसमें ये जो है एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। तो लाइसोसोम जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, लेकिन जो मैच्योर आरबीसी होती है उसके अंदर ये एब्सेंट होता है। अब लाइसोसोम की बात करेंगे दोस्तों कि मैक्सिमम ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसके कार्यों के हिसाब से आप समझ सकते हो, हालांकि मैं भी आपको बताता हूँ। ये सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा हमारी व्हाइट ब्लड सेल में, यानी श्वेत रक्त कणिकाओं में। देन ये कूफर सेल जो हमारी लिवर में पाई जाती हैं। उसके बाद हमारी वृक्क कोशिकाएं, किडनी सेल, ऑस्टियोक्लास्ट जो कि हमारी बोन की सेल होती है, स्प्लीन और पैंक्रियाज। इसके अलावा सलाइवा में भी ये देखने को मिलेगा आपको लाइसोसोम। सलाइवा में ये माइक्रो बैक्टीरिया को किल करने का कार्य करता है लाइसोसोम। जो हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे वहां पर इसको देखेंगे। तो बेसिकली जो लाइसोसोम है वो हमारे ह्यूमन बॉडी में इन सारी जगह पर मौजूद होता है। इनमें भी मैक्सिमम अमाउंट में कहाँ पाया जाता है, तो ओनली हम बताएंगे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी ऑप्शन में नहीं होगा तो हमारा जवाब होगा फिर लीवर। ये याद रखना है, लीवर की जो ऊपर सेल्स होती है उनमें ये पाया जाता है। अब ये स्ट्रक्चर है दोस्तों लाइसोसोम का, जरा इसको गौर से देखेंगे। ये लाइसोसोम है सेल के अंदर। इसके अंदर जो लिक्विड सब्सटेंस भरा हुआ है, इसको बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, है ना, जो येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा है। और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का मतलब क्या होता है? हाइड्रो यानी जल, लाइटिक माना होता है किसी चीज का ब्रेक डाउन करना, अपघटन करना, उसको तोड़ना। तो जल को तोड़ने वाले एंजाइम पाए जाते हैं हमारे लाइसोसोम के अंदर। क्लियर है? जिसका पीएच मान होता है 4 से 5, अर्थात ये एसिडिक नेचर का होता है। अब ये लाइसोसोम क्या काम करता है इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई फॉरेन पार्टिकल है, विदेशी कण है, या आप कह सकते हो कोई माइक्रोबैक्टीरिया है जो हमारे सेल को हार्मफुल है। तो लाइसोसोम क्या करेगा? इसका इंगल्फमेंट करेगा, यानी इसको भक्षण करेगा, और उसका भक्षण करके इसका डाइजेशन कर देगा, इसका पाचन कर देगा। पाचन जो लाइसोसोम करता है, इस प्रकार के डाइजेशन को कहा जाता है इंटरसेल्यूलर डाइजेशन, यानी अंतः कोशिकीय पाचन, यानी कोशिका के अंदर होने वाला डाइजेशन जो होता है उसको बोलते हैं इंटरसेल्यूलर डाइजेशन। तो लाइसोसोम किस प्रकार का डाइजेशन करता है आप बताएंगे? ये अंतः कोशिकीय पाचन करता है। और ये ब्रेकडाउन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड, जितने भी जहरीले यौगिक होते हैं उनका विखंडन करता है, उनको तोड़ने का काम करता है। चूंकि ये हमारे शरीर को इन बैक्टीरिया, वायरस या फॉरेन पार्टिकल से सुरक्षा देता है। और एक तरह से देखा जाए तो जो भी कचरा वगैरह होता है उसको, कचरा इन्हीं को बोलते हैं हम, फॉरेन पार्टिकल्स को, इनको साफ करने का काम करता है। दैट्स वाई लाइसोसोम के कुछ अदर नेम भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे इसको एक तो सुइसाइडल बैग कहा जाता है, आत्मघाती थैली। कभी कभी यदि लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का जो मात्रा है यदि वो ज्यादा हो जाता है, तो ये अपने आप को नष्ट कर लेगी। और अपने आप को नष्ट करने की वजह से उस पर्टिकुलर सेल को भी ये डैमेज कर देगा, उसको भी ये नष्ट कर देगा। जिस वजह से इसको सुइसाइडल बैग कहा जाता है। यानी एक लाइसोसोम के ब्लास्ट होने से, खत्म होने से पूरी सेल पर इसका इफेक्ट पड़ता है। दैट्स वाई इसको एटम बॉम्ब भी कहा जाता है। इसके अलावा ये डिस्पोजल बैग कहा जाता है इसको, क्योंकि और साथ में स्क्वेंजर सेल, कोशिका का सफाई कर्मी। तो बेसिकली ये सारे इसके अदर नेम है जो आपको याद रखने हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है, तो आप बताएंगे टू किल बैक्टीरिया एंड वायरसेस। जो जीवाणु विषाणु होते हैं उनको नष्ट करने का काम हमारे लाइसोसोम का होता है। तो लाइसोसोम के बारे में ये सारे पॉइंट्स जो है आपको याद रखने हैं। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब जो हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गन है, विच इज राइबोसोम। राइबोसोम
इसकी खोज दोस्तों पैलेट नामक साइंटिस्ट ने की है। राइबोसोम 2 वर्ड से मिलके बना है ये। राइबो का अर्थ होता है यहाँ पर आरएनए एंड प्रोटीन और सोम का मतलब होता है ग्रेन्यूल यानी कि कण। दोस्तों यही एक मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गन है यानी झिल्ली विहीन। हालांकि स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूँ, जितने भी सेल ऑर्गन है हमने उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेनलेस। तो मेम्ब्रेनलेस का एक एग्जांपल यहाँ पे आ गया विच इज राइबोसोम। ये इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि राइबोसोम जो है हमारे सेल में प्रोटीन का जो सिंथेसिस है उसका काम करता है। अब कैसे करता है ये डीएनए आरएनए में मैं आपको समझाने वाला हूँ। नेक्स्ट इसको यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल कहा जाता है। सर्वात्रिक कोशिकांग या सर्व कोशिकांग कहा जाता है। बेसिकली आप देखेंगे ये हर जगह मौजूद होता है, चाहे आपका न्यूक्लियस हो या सेल, आपका जो साइटोप्लाज्म हो, न्यूक्लियोप्लाज्म हो, हर जगह ये मौजूद होता है सेल में। दैट्स वाई इसको यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल कहा जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे दो टाइप की जो हमारी सेल्स होती है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, तो दोनों ही कोशिकाओं में आपको ये देखने को मिलेगा। दैट्स वाई राइबोसोम इज अ यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गन। सारे सेल ऑर्गन में सबसे छोटा जो आकार होता है वो राइबोसोम का होता है। दैट्स वाई हम राइबोसोम को सबसे छोटा कोशिकांग भी कहते हैं। एनिमल सेल में इसकी जो संख्या है वो लगभग 10 मिलियन तक, यानी जंतु कोशिका यानी कि हम और आप में इसकी जो संख्या है वो लगभग 10 मिलियन है। इसके अलावा मैंने बताया आपको जैसे न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, इन सब में भी ये पाया जाता है। अब जो राइबोसोम होता है ये दो प्रकार के होते हैं, 70s टाइप का और 80s। एस का मतलब यहाँ पर सेडिमेंट कोफिशिएंट, जो कि आपको इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इसको याद रखेंगे। हाँ, आपको याद रखना है कि ये दो प्रकार का होता है, 70s 80s। अब 70s राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, और प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया। तो इसलिए 70s जो टाइप के राइबोसोम होते हैं वो हमारे जीवाणु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो जीवाणु कोशिका में पाए जाने वाले राइबोसोम हो या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, तो 70s टाइप के राइबोसोम। इसके अलावा एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो, फंजाई की सेल हो या एल्गी की सेल हो, जंतु, पादप, कवक या शैवाल की कोशिका, इन सब में पाए जाने वाला जो राइबोसोम होता है वो 80s टाइप का होता है। अब ये 80s 70s है क्या दोस्तों? राइबोसोम की एक यूनिट दो सब यूनिट से मिलकर बनी होती है। इसमें जो ऊपर वाली होती है वो होती है लार्ज सब यूनिट यानी बड़ी उपभाग, और नीचे का होता है स्मॉल सब यूनिट, छोटा उपभाग। तो जब हम 70s की बात करेंगे तो ये दो यूनिटों से मिलकर बनता है विच इज 50 एंड 30। अब दोस्तों यहाँ पे जोड़ने पे आपको लग रहा होगा 15 और 30 तो 80 हो गए, तो यहाँ पे इससे मतलब नहीं है। आपको ये याद रखना है भले ही इन दोनों का टोटल 80 है लेकिन वो ये टोटल नहीं पूछ रहा है, वो 70s टाइप का ये भाग ही पूछ रहा है। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि जो उसका जो लार्ज सब यूनिट है वो 50s का होता है और जो स्मॉल सब यूनिट है वो 30s का होता है, और इन दोनों को हम 70s राइबोसोम के अंतर्गत रखते हैं। इसके अलावा ये दोनों सब यूनिट आपस में कनेक्ट होती हैं एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से विच इज mRNA। mRNA से ये कनेक्ट होती है यानी मैसेंजर आरएनए से जुड़ी होती हैं। साथ में आप याद रखेंगे यहाँ पर इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए मैग्नीशियम धातु का यूज होता है। क्लियर है? ये यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि टू सब यूनिट ऑफ राइबोसोम इज कनेक्टेड बाय mRNA एंड मैग्नीशियम मेटल, है ना, मैग्नीशियम से ये जुड़े होते हैं। इसके अलावा अगर आप भाई 80s में देखोगे तो इसकी जो लार्जेस्ट सब यूनिट होती है वो 60 की होती है और स्मॉल यूनिट होती है 40 की। तो इन दोनों का टोटल भले ही 100 होता है लेकिन 80s टाइप के अंतर्गत आएगा और ये भी mRNA से कनेक्ट होते हैं। दिस इज राइबोसोम। तो आई होप राइबोसोम के बारे में भी जो फैक्ट और कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको बताए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट सेल ऑर्गन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियस। अब इसको बहुत अच्छे से समझना है दोस्तों, ये हमारा पूरा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। अब आप न्यूक्लियस में देखेंगे क्या क्या मौजूद होता है। सबसे पहले तो देखिए न्यूक्लियस में यह है न्यूक्लियर एनवलप, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं यानी कि झिल्ली, उसका आवरण। इसके अंदर पाए जाते हैं, आप देखेंगे क्रोमेटिन। क्रोमेटिन मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागेनुमा जो संरचना आपको दिखाई दे रही है इनको क्रोमेटिन कहा जाता है। और बीच में जो आपको डार्क पर्पल कलर का ये दिखाई दे रहा है दैट इज न्यूक्लियोलस, इसको हम बोलते हैं केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये हमारा किसका है, न्यूक्लियस का है। क्लियर है? अब भाई यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले न्यूक्लियस। दोस्तों जो न्यूक्लियस है इसका कलर होता है डार्क पर्पल। खोज करता है इसके रॉबर्ट ब्राउन, यानी इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसका काम क्या है, ये सेल को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, इसलिए इसको कंट्रोलर ऑफ सेल, मैनेजर ऑफ सेल और ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। यानी कोशिका का नियंत्रक, कोशिका का प्रबंधक और कोशिका का मस्तिष्क किसको कहा जाता है, न्यूक्लियस को कहा जाता है। टू स्टडी अबाउट न्यूक्लियस इज कॉल्ड क्रायोलॉजी। केंद्रक के अध्ययन को क्रायोलॉजी कहा जाता है। क्लियर?
ध्यान रखेंगे, आरबीसी हैव नॉट न्यूक्लियस। जो हमारी लाल रुधिर कोशिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। बेसिकली मैमल्स की बात हो रही है कि जो स्तनधारी होते हैं उनकी आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है ना। इसके भी एक्सेप्शन है, जैसे लामा है, ऊंट है, जिराफ है, ये अपवाद है, आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल आपको याद रखना है कि जो आरबीसी है, आरबीसी में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। अब बात आती है यहाँ पर केंद्रक के कितने पार्ट होते हैं। तो देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस। केंद्रक के 4 भाग होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया था, वही यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। क्या? एक तो केंद्रक झिल्ली, जिसको हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या एनवलप बोला है, ये रहा। ठीक है, ये न्यूक्लियर एनवलप है। दूसरा आप देखेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य। तो ये जो पूरा सब्सटेंस इसमें भरा हुआ है, लिक्विड पार्ट है, वो कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अलावा थर्ड नंबर पे हमने देखा न्यूक्लियोलस, ये आपको एक छोटी सी गेंदनुमा संरचना दिखाई दे रही है, न्यूक्लियस है। और लास्ट में हमने देखा फोर्थ, जिनको हम क्रोमेटिन बोलते हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो पड़े हुए हैं पूरे आपके न्यूक्लियस में, ये कहलाते हैं क्रोमेटिन। आई होप ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब देखिए इन चारों पार्ट्स का क्या क्या कार्य है। जो न्यूक्लियस के चारों भाग हैं उनका मुख्य कार्य क्या है वो समझते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इट इज मेड अप बाय लिपोप्रोटीन, यानी लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, पहला पॉइंट। दूसरा, टू प्रोटेक्ट अवर न्यूक्लियस, क्या करता है ये? हमारे केंद्रक को सुरक्षा देने का कार्य करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसलिए इसको गार्ड ऑफ न्यूक्लियस कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक द्रव्य का क्या काम है? इट इज अ लिक्विड पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, यानी जो केंद्रक का तरल भाग होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और यहीं पर पाए जाते हैं आपके आरएनए प्रोटीन, है ना। आरएनए एंड प्रोटीन प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद न्यूक्लियोलस की बात करते हैं। इट इज अ राउंड स्ट्रक्चर, यानी गोलाकार संरचना होती है। ये डार्क पर्पल कलर का होता है। एंड इट्स विजिबल ओनली व्हेन सेल डिवीजन, यह केवल तभी दिखाई देगा जब कोश का विभाजन हो रहा होगा। अब जब कोश का विभाजन होगा तब हम बात करेंगे इसको कि वाई ये कोश का विभाजन के समय ही विजिबल होता है। फोर्थ नंबर पे हम बात करते हैं क्रोमेटिन की। क्रोमेटिन, इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये धागे नुमा संरचना होती हैं। और इन्हीं में पाए जाते हैं डीएनए एंड क्रोमोसोम, जिनको हम डीएनए और क्रोमोसोम कहते हैं। आई होप ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होंगे। यहीं से कॉन्सेप्ट आता है डीएनए और आरएनए का। तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं डीएनए आरएनए पर। देखिए हुआ क्या दोस्तों, हम सब जानते हैं ये हमारी एक सेल है, और सेल के अंदर ये मौजूद है न्यूक्लियस। बहुत ध्यान से समझना है इस पूरे पॉइंट को आप। तो ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है। अब इसकी हमने एनाटॉमी की, तो इस न्यूक्लियस को हमने और ज्यादा खोला तो हमें कुछ ऐसी संरचनाएं दिखाई दी जिसको हमने कहा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को हमने और डिवाइड किया तो हमें कुछ ये स्ट्रक्चर दिखाई दिए जिनको हमने नाम दिया डीएनए। और डीएनए को हमने और ज्यादा एनाटॉमी की तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर निकल के आया जिसको हमने जीन नाम दिया। अगर रॉबर्ट ब्राउन चाहते तो स्वयं क्रोमोसोम, डीएनए और जीन के बारे में बता देते, लेकिन वो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर ही समझा के सीमित रह गए। देन बाद में अलग अलग साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्रोमोसोम, डीएनए और जीन के बारे में बताया। तो बेसिकली अगर हम न्यूक्लियस का और एनाटॉमी करते जाते हैं तो हमें क्रोमोसोम मिलता है, क्रोमोसोम के बाद हमें डीएनए मिलता है, और डीएनए के बाद हमें जीन। यानी जीन इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए, यानी इसके बाद फिर कुछ नहीं है, ये सबसे छोटी इकाई मानी जाएगी। क्लियर है? ये डीएनए का स्ट्रक्चर रहा। अब देखते हैं डीएनए आरएनए को समझने के लिए आपको समझना होगा पहले न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड विच इज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिक्सचर। न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रेडरिक मिक्सचर ने 1869 में की थी। और न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, विच इज डीएनए एंड आरएनए। अब डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए डबल हेलिक्स होता है, ये देखिए डबल हेलिक्स है, ये द्विगुणित है। जबकि जो हमारा आरएनए होगा वो सिंगल हेलिक्स होगा, आगे बताऊंगा। डीएनए डबल हेलिक्स होता है, ये बताया था वॉटसन और क्रिक ने। क्लियर है? और सिंगल हेलिक्स होता है, ये बताया था फ्रेडरिक मिशर ने। डीएनए क्या करता है? स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, अनुवांशिक पदार्थों का संग्रह करता है। और ये हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। इनमें अगर आप देखेंगे तो 90% जो डीएनए होता है वो सेम होता है सभी में, और 10% डीएनए डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से हम किसी अपराधी की जांच करते हैं, या हम जब किसी से मैच करते हैं, या कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो उस समय जो डीएनए मैच किया जाता है वो बेसिकली वो 10% डीएनए होता है। क्लियर है? और यहाँ पर आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। अब इसको थोड़ा और डिटेल में हम समझते हैं। तो देखिए ये मान लीजिए हमारी सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, और न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं क्रोमेटिन या क्रोमोसोम, जैसा कि मैंने बताया। क्रोमोसोम की खोज वोल्डेयर ने की थी। अगर आप क्रोमोसोम की बात करेंगे दोस्तों, तो ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, न्यूक्लिक एसिड और हिस्टोन प्रोटीन। यानी क्रोमोसोम इज मेड अप बाय न्यूक्लिक एसिड एंड हिस्टोन प्रोटीन। एंड न्यूक्लिक एसिड के भी दो प्रकार होते हैं, विच इज डीएनए और आरएनए, जो कि अभी हमने पीछे देखा।
अब जो क्रोमोसोम होता है, अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं, तो ह्यूमन में कुल कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो मेल में होते हैं 46 यानी 23 पेयर, और फीमेल में भी होते हैं 46 यानी कि 23 पेयर, यानी 23 जोड़े, और संख्या में आप बताएंगे 46। इनको हमने दो भागों में डिवाइड किया, ऑटोसोम और एलोसोम में। ऑटोसोम जिनको हम कायिक गुणसूत्र भी बोलते हैं, ये 22 जोड़े होते हैं, यानी संख्या में 44। ये मेल और फीमेल दोनों में सेम होते हैं, यानी 20 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल या इज सेम इन मेल एंड फीमेल, यानी पुरुष और महिलाओं में 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं, यानी संख्या में 44 जो गुणसूत्र होते हैं, वो सेम होते हैं, इसलिए उनको ऑटोसोम कहा जाता है। डिफरेंट कौन से होते हैं? उनको बोला जाता है एलोसोम, जिनको हम लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। ये थर्ड नंबर का क्रोमोसोम होता है जो मेल और फीमेल दोनों में डिफरेंट होगा। मेल में होगा XY और फीमेल में होता है XX। तो ये आपको याद रखना है कि एलोसोम और ऑटोसोम क्या होते हैं। उसके बाद क्रोमोसोम नंबर बताए गए हैं। डॉग में 78 होते हैं, फ्रॉग में 26 होते हैं, कैट में 38 होते हैं, एलिफेंट में 56 होते हैं। ये याद रखना है। नेक्स्ट, अब आपको सबसे पहले देखना है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र का जो है आकार, संरचना। ये है गुणसूत्र की संरचना। गुणसूत्र में आप गौर से देखेंगे, ये जो आपको सब पार्ट दिखाई दे रहे हैं, ये कहलाते हैं क्रोमेटिड। इनको क्या कहा जाता है? क्रोमेटिड। ठीक। उसके बाद क्रोमेटिड के अंदर आपको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, जिसको हम बोलते हैं डीएनए। और डीएनए पर आपको छोटे छोटे से पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनको हम जीन बोलते हैं। क्लियर है? और जहां दो क्रोमेटिड आपस में मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। सारे पॉइंट आपको याद रखना है कि दो क्रोमेटिड आपस में जिस स्थान पर मिलते हैं, जिस प्लेस पर मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो आपका जवाब होगा सेंट्रोमियर। अब देखना, ये एक क्रोमोसोम है, मान लीजिए ये एक क्रोमोसोम। ध्यान रखना, एक संख्या में एक बोल रहा हूं मैं, एक जोड़ा नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना है। पहले मैं बोल रहा हूं एक क्रोमोसोम, और एक क्रोमोसोम में आप देखेंगे यहां से यहां तक और यहां से यहां तक एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड होते हैं? दो क्रोमेटिड। क्रोमेटिड क्या है? देखिए, ये धागे नुमा जो संरचना दिखाई दे रही है, ये एक क्रोमेटिड हो गया और ये एक क्रोमेटिड हो गया। तो बेसिकली एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड हुए। तो आपसे पूछा जाएगा वन पेयर क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड होंगे? यहां पर मैं इसलिए उसको क्वेश्चन मार्क बना के रखा हुआ है, आपको बताना है कि वन पेयर क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड होंगे। तो भाई, एक क्रोमोसोम में अगर दो हैं, तो वन पेयर में कितने होंगे? आंसर होगा मैं यहाँ पर 4 क्रोमेटिड, और ये प्रश्न सीजीएल में शायद पूछा गया है। क्लियर है? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट मूव करते हैं आगे की ओर। अब देखना है, तो आपको गुणसूत्र की संरचना समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं न्यूक्लिक अम्ल, अगेन क्योंकि डीएनए आरएनए को हमें बहुत अच्छे से समझना है। तो न्यूक्लिक एसिड दोस्तों जो बने होते हैं, वो न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे होगा। तो जब हम न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फोरिक अम्ल मिला देते हैं, क्या कहा मैंने? न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फोरिक अम्ल जब हम मिला देते हैं, तो क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है। और न्यूक्लियोटाइड ही न्यूक्लिक एसिड है, यानी एन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मिल जाते हैं, तो उनसे क्या बनेंगे? न्यूक्लिक एसिड बनेंगे। अब जो न्यूक्लियोसाइड है, इसको भी फर्दर हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। अब न्यूक्लियोसाइड आपसे पूछा जाएगा क्या होता है, तो दोस्तों एक शुगर और नाइट्रोजनस बेस को आप आपस में मिलाते हो, तो बनता है न्यूक्लियोसाइड। क्या कहा? शुगर और नाइट्रोजनस बेस का जो मिक्सचर होता है, वो न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। अब यहाँ पर पेंटोस शुगर की बात हो रही है। बेसिकली ये दो प्रकार की होती है, एक होती है राइबोस शुगर और एक होती है डीऑक्सी राइबोस शुगर। तो शुगर यहाँ पर दो प्रकार की हुई, राइबोस और डीऑक्सी राइबोस। नाइट्रोजीनियस बेस दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, विच इज प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन अगेन दो भागों में डिवाइड होते हैं। प्यूरिन नाइट्रोजीनियस बेस दो प्रकार के होते हैं, इनका नाम है एडनिन और ग्वानिन। वहीं पर जो पिरिमिडीन होते हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं, इनका नाम है थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ये स्ट्रक्चर आपको बहुत दिमाग में याद रखना होगा अच्छे से। तो न्यूक्लिक एसिड बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड से, न्यूक्लियोटाइड्स बने होते हैं न्यूक्लिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड से। न्यूक्लियोसाइड्स बने होते हैं शुगर और नाइट्रोजनियस बेस से। शुगर दो प्रकार की होती है, राइबोस और डीऑक्सी राइबोस। नाइट्रोजनियस बेस भी दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन में दो प्रकार के क्षार होते हैं, एडनिन ग्वानिन। और पिरिमिडिन में तीन प्रकार के क्षार होते हैं, विच इज थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। आई होप ये सारे पॉइंट आपको याद होंगे। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले देखिए, जो भी हमने देखा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? ये जैव बहुलक होते हैं, बायोपॉलीमर्स होते हैं, जो कि बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, विच इज मेड अप बाय न्यूक्लियोटाइड। और मैंने बताया न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, जब आप नाइट्रोजनस बेस में शुगर को मिला देते हैं, तो बनता है न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड में अगर आप फॉस्फेट को मिला देते हो, तो बन जाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स।
न्यूक्लियोसाइड में अगर आप फॉस्फेट को मिला देते हैं क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बताया ये, कि अगर आप न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फोरिक एसिड मिला दें तो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो वही मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जैसे ही आप न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट को मिला देते हैं तो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। अब मैंने आपको एक चीज और बतानी है यहाँ पे, जो एडनिन हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा थाइमिन के साथ, और ग्वानिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा साइटोसिन के साथ। क्या बोला? एडनिन डबल बॉन्ड के साथ थाइमिन के साथ, और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन से जुड़ा होता है। ये जो बॉन्ड है, इन बॉन्ड को दोस्तों कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। किसके द्वारा जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। क्लियर है? ये बेसिक इंफॉर्मेशन हुई न्यूक्लिक एसिड, एडनिन, ग्वानिन, ताकि आप कंफ्यूज ना होंगे डीएनए आरएनए को पढ़ने के क्रम में। अब हम प्रॉपर डीएनए की बात करते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म बता चुके हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। इसकी खोज फ्रेडरिक मिशन ने की, और ये डबल हेलिक्स संरचना बताया था वॉटसन क्रिक ने। इट इज प्रेजेंट कहाँ कहाँ डीएनए मौजूद होता है? तो न्यूक्लियस में मौजूद होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होता है, और प्लास्टिड, जब हम प्लांट सेल पढ़ेंगे तो उसमें प्लास्टिड के बारे में आपको बताएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक बात याद रखनी है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, ये हमारे अंदर हमारे माता की ओर से आता है, तो कम्स फ्रॉम योर मैटेरियल साइड। तो मैटरनल साइड से आता है, ये आपको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? आगे डीएनए के बारे में बात करते हैं। तो कंपोजिशन ऑफ डीएनए आप देखिए यहाँ पे। डीएनए एक प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जो न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड से मिलकर बने होते हैं, बता चुका हूं मैं। न्यूक्लियोसाइड शुगर और नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बने होते हैं। तो डीएनए में कौन सा शुगर होता है? डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है। और ये कैसी शुगर है? पेंटोस। पेंटोस का मतलब होता है जिसमें 5 कार्बन पाए जाएं। तो C5H10O5 इसका फॉर्मूला होता है। तो डीऑक्सीराइबोस इसमें शुगर पाई जाती है। नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते हैं? तो एडनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन होते हैं, जिसमें एडनिन डबल बॉन्ड के साथ थाइमिन के साथ, और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन से जुड़ा हुआ होता है। इसके अलावा डीएनए में फॉस्फेट मेटल पाई जाती है, ये बता चुका हूं मैं आपको। कोई पूछा जाए डीएनए में कौन सी मेटल पाई जाती है? फॉस्फेट मेटल पाई जाती है। अब स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देख लीजिए आप। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है डबल हेलिक्स, ठीक है। अब इसमें क्या क्या बातें आपको समझनी है। पहला, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए इज जीन। डीएनए की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? जीन कहलाती है। दूसरा, जीन क्या है? जीन इज हेरिडेटरी यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीन जीवन की आनुवांशिक इकाई है। जो जीन है वो किसी भी लाइफ की कैसी इकाई है? आनुवांशिक इकाई है, हेरिडेटरी यूनिट है। ये आपको याद रखना है आपको। नेक्स्ट, आगे बात करेंगे। तो देखिए, ये डीएनए का स्ट्रक्चर जो आपको बता रहा है उसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। जो डीएनए का डायमीटर होता है, ये जो इसकी ब्लैक चेन है, जो इसकी बैक चेन है, इस चेन का जो डायमीटर होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है, व्यास। तो डीएनए का व्यास कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम। इसके अलावा आप देखेंगे, एक सेगमेंट होता है जो डीएनए का, जिसको हम डीएनए के वन सेगमेंट को हम जीन बोलते हैं। तो जीन की जो लेंथ होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। बोल सकते हो आप डिस्टेंस ऑफ वन सेगमेंट इज 34 एंगस्ट्रॉम। किसी भी डीएनए के एक सेगमेंट की जो डिस्टेंस होती है, लंबाई होती है, दूरी होती है, वो 34 एंगस्ट्रॉम है। और एक चीज और याद रखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन टू नाइट्रोजनस बेस, मान लीजिए ये एडनिन, थाइमिन और साइटोसिन है, इन दोनों के बीच कितना डिस्टेंस होगा? तो आप बताएंगे 3.4 एंगस्ट्रॉम, जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। यानी आप बोल सकते हैं एक सेगमेंट में कितने नाइट्रोजनस बेस होंगे? 10। कितने होंगे? 10। ये याद रखना है आपको। क्लियर है? तो 34 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम, 3.4 एंगस्ट्रॉम क्या होता है याद रखें। और डीएनए का जो वन सेगमेंट होता है दोस्तों, इसके पास 700 टेराबाइट इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। यानी हमारा इतना बड़ा डीएनए है, उसका केवल एक सेगमेंट जो है वो 700 टेराबाइट की इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर करके सकता है, जो कि 40 साल जो आप देखते हो सुनते हो उसको माना जाता है। इतना स्टोरेज होता है हमारे डीएनए के, केवल एक सेगमेंट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे आपसे। क्लियर है? तो ये डीएनए का सारा स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हुआ। अब डीएनए के फंक्शन देख लेते हैं। तो डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? देखिए, स्टोरेज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बता चुका हूं, आनुवंशिक गुणों का संचय करते हैं। इसके अलावा प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण के लिए दिशा निर्देश देना। एंड बाय दिस प्रोटीन सिंथेसिस ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन कंट्रोल, और जैव रासायनिक क्रियाओं का संचालन। ये डीएनए का मुख्य कार्य है। ये बता चुका हूं मैं। डीएनए 90% सेम होता है, 10% डीएनए होता है, जो सलाइवा वगैरह वगैरह से हम जो है चेक करते हैं। अब बात करते हैं हम आरएनए के बारे में। बस ये आरएनए हमारा कंप्लीट होगा आज के लेक्चर में। तो देखिए, आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड इसको बोलते हैं, मेड अप ऑफ सिंगल चेन ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड। वो डबल चेन से था, ये सिंगल, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, सिंगल चेन है। आरएनए में कहाँ कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, और न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी केंद्रक द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में और केंद्रक द्रव्य में ये मौजूद होता है। आरएनए न्यूक्लियोटाइड है, जो बना होता है न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड, सेम वही स्ट्रक्चर है।
बस यहाँ पर वहां पर डीऑक्सी राइबोस शर्करा आती है, यहाँ पर है राइबोस शर्करा। ये भी पेंटोस शुगर है। नाइट्रोजनस बेस में भी आपको एक चेंज याद रखना होगा, यहाँ पर एडनिन के साथ यूरेसिल जुड़ता है, वहां पर थाइमिन। तो जब भी एडनिन के साथ यूरेसिल जुड़ जाता है तो वहां से आरएनए बनना शुरू हो जाता है। क्लियर है? और ग्वानिन यहाँ पर भी साइटोसिन से जुड़ा रहेगा ट्रिपल बॉन्ड के साथ। बॉन्ड के बारे में सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। यानी आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सिंगल हेलिक्स। फंक्शन क्या है? हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। मुख्य कार्य है इसका कि प्रोटीन का संश्लेषण करना। दूसरा, ऑल्सो एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन सम प्लांट वायरस। इसके अलावा कुछ पादप विषाणुओं में अनुवांशिक पदार्थों का काम करता है, जैसे टीएमबी, टोबैकोमोजिक वायरस। इसके अलावा बैक्टीरियोफेज, जीवाणु भोजी जो बैक्टीरिया होता है, उनमें भी जो आरएनए है वो अनुवांशिक पदार्थों के वाहक के रूप में कार्य करते हैं। क्लियर है? चलिए अब फंक्शन देख लेते हैं आरएनए का हम। तो देखिए, ये डीएनए है हमारा और ये हमारा आरएनए है। ये सिंगल हेलिक्स से याद रखेंगे। इसकी जो चेन होती है हमने आपको बता चुके हैं किसकी बनी होती है, फॉस्फोरस की बनी होती है, फॉस्फेट की बनी होती है। अब देखिए यहाँ पर आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए को मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए को ट्रांसफर आरएनए और आरआरएनए को राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं। इन तीनों में सबसे ज्यादा मात्रा होती है 75% आरआरएनए की, 15 से 25 टीआरएनए और 5 से 10% होता है एमआरएनए। एमआरएनए क्या करता है? डिकोड द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय डीएनए एंड चूज अमीनो एसिड्स। यानी डीएनए द्वारा, मैंने बताया ना, डीएनए क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए निर्देश देता है। तो उन्हीं निर्देशों को डिकोड कौन करता है? एमआरएनए। डिकोड मतलब उनको तोड़ना या उन मैसेजेस को समझना, डिकोड करना, और वहां से वो अमीनो एसिड का चुनाव करता है। उसके बाद ये अमीनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेंगे आगे जाके। तो इन्हीं अमीनो एसिड को ट्रांसफर करने का काम कहां पर? राइबोसोम के पास कौन करता है? टीआरएनए। इसलिए इसका नाम पड़ा टीआरएनए। और राइबोसोम पर पाए जाते हैं आरआरएनए। तो राइबोसोम क्या लिखा है यहाँ पर? फाउंड ऑन राइबोसोम। जो आरआरएनए कहाँ पर पाए जाते हैं? राइबोसोम पर पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं? ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, ये प्रोटीन संश्लेषण का काम। तो एमआरएनए डिकोड किया और अमीनो अम्लों को चुना। इन अमीनो अम्लों को लेके ट्रांसफर आरएनए कहाँ तक गया? राइबोसोम तक। और राइबोसोम पर पाए जाने वाले आरआरएनए क्या कर देते हैं? यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण यानी प्रोटीन सिंथेसिस काम कम करते हैं। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि ये काम कहाँ पर हो रहा है? राइबोसोम के पास हो रहा है। क्लियर है? इसके अलावा आगे देखेंगे। देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। अगर आकार में देखेंगे तो सबसे बड़ा एमआरएनए, फिर उससे छोटा आरएनए, फिर टीआरएनए। और सबसे स्टेबल कौन सा होता है? आरआरएनए, क्योंकि ये राइबोसोम पर स्थित होता है, एम्बेडेड होते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा स्थिर होते हैं। कुछ वर्ड हैं जैसे डुप्लीकेशन। क्या होता है? तो डुप्लीकेशन एक प्रकार की प्रोसेस है जिसमें डीएनए से डीएनए बनता है, यानी जब डीएनए से डीएनए बनता है तो उसको डुप्लीकेशन बोलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? यही भी एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। डीएनए से जब आरएनए बनते हैं तो उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और जब फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्लियर है? तो ये सारी बातें आपको आरआरएनए के बारे में याद रखनी है। इस प्रकार से फ्रेंड्स, हमने डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियस, राइबोसोम और लाइसोसोम, इन सब के बारे में आज के लेक्चर में कवर किया। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा सेल वाला जो टॉपिक होगा वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। साथ में ये सारा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया गया है। तो वहां पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको ये सारी पीडीएफ एज इट इज मिल जाएंगी। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।